हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है ध्यान आईएएस के मंच पर। और मैं हूं अरुणेन तिवारी और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और हमें भारत को जानने के लिए इतिहास में जानना बहुत जरूरी है। और इतिहास क्या होता है? हम पिछले जो घटनाएं घटित होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। और मेरे जिम्मे में है कि मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताऊं, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बताऊं। और जो भारत का आधुनिक भारत का इतिहास है और जो आपके आईएएस के एग्जाम के लिए जरूरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है आपके 1707 से लेकर के 1947 तक के दौर में पढ़ी जाती है। ये क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि देखिए, इससे पहले है मिडिवल इंडिया और इसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो 1707 का ही डेट क्यों है? यही वर्ष क्यों है? ये वर्ष इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसके औरंगजेब की डेथ हुई थी। औरंगजेब की डेथ के बाद से लेकर के 1707 से लेकर के भारत की आजादी तक, यानी कि 1947 तक हम इस इतिहास को पढ़ने वाले हैं, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने वाले। आधुनिक भारत के इतिहास में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कुछ टॉपिक्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। आपको आईएएस बनना है, हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। हम ऐसी पढ़ाई करें जिससे हम एग्जाम को क्रैक कर सकें, हमारे एग्जाम की डिमांड क्या है उसको हम समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको समझा देता हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है, जो इसका पहला टॉपिक है, ठीक है, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इस टॉपिक में हमें क्या देखना है कि यूरोपियों का भारत में आगमन कैसे हुआ। ठीक है, यूरोपियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, तो ये बात जो हमें देखना है कि यूरोपी भारत में क्यों आए। ठीक है, अब यूरोपियों के आने के पीछे कारण क्या थे, कैसे आए भारत में। तो देखिए, क्या एक छोटे से घटना के बारे में आपको अवगत करा दूं। आप लोग कुस्तुनतुनिया के बारे में जानते हो, किसके बारे में जानते हैं? कुस्तुनतुनिया के बारे में, कुस्तुनतुनिया के बारे में जानते होंगे। ठीक है, कुस्तुनतुनिया है, ये वर्तमान में जो इस्तांबुल शहर है, कौन सा शहर है? इस्तांबुल शहर है, इसका पुराना नाम हुआ करता था। ठीक, तो जो टर्की था, जो इस्तांबुल था, कुस्तुनतुनिया उसी को कहते। तो इस वाले पूरे दौर में जो व्यापार होता था एशिया और यूरोप के बीच में, किसके किसके बीच में? एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था वो लैंड रूट से होता था। ठीक है, सड़क मार्ग से होता था। और उसके माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम कौन सा था? कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। इधर से यूरोप के व्यापारी आते थे और इधर से एशिया से व्यापारी जाते थे, और दोनों इस्तांबुल में मिलकर के आपस में व्यापार करते थे। और इस्तांबुल बहुत बड़ा केंद्र बन गया था व्यापार। और आगे चल करके यहाँ पे उस्मानिया सल्तनत के लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया। घटना 1453 की 1453 में घटना होती है। आक्रमण के पश्चात वहां पे जब इन्वेडर्स का शासन हो जाता है तो वहां पे जो व्यापार है वो क्या हो जाता है? प्रभावित होने लगता है। ठीक है, और इसके कारण क्या रहते हैं, जो यूरोपीय रहते हैं वो व्यापार करने का अलग रास्ता तलाशने लगते हैं। और इसमें कुछ लोगों का यही मानना है कि जो नई नई खोजें शुरू हुई दुनिया में, उसने प्रेरित किया कि दुनिया के अन्य हिस्सों पर भी जाया जाए। ठीक है, अब अन्य हिस्सों पर जब हमें जाना है तो हमें नए रास्ते खोजने हैं। तो एक जो सबसे ज्यादा अनडिस्कवर्ड एरिया था वो एरिया था हमारा सी रूट, समुद्री मार्ग। इसको जानने के लिए मैप वगैरह हमारे पास होते नहीं थे। तो जो पुर्तगाल के प्रिंस थे हेनरी, नाम याद रखिएगा, पुर्तगाल के प्रिंस है हेनरी, और उनके बाद में नेविगेटर का उपाधि भी दिया गया था। उन्होंने एक खोज शुरू की कि भाई समुद्री मार्ग से जाके खोज शुरू की जाए। इस क्रम में आपने देखा कोलंबस को, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की। ठीक है, अमेरिका पहुंचा हुआ पहली बार और उसको नई दुनिया की संज्ञा दी। उसके बाद देखा होगा आपने वास्को डी गामा भारत आता है। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत आने की। ठीक है, अब वो भारत में आते हैं तो कौन कौन से यूरोपीय भारत में ये हमें देखना है। तो पहले कौन कौन है? देखो, तो पोर्तुगीज इन इंडिया, यानी कि पुर्तगाली। कौन भारत में आते हैं? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाल के रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? पुर्तगाली बोला जाता है, और वो सबसे पहले भारत में आए। कौन कौन से पुर्तगाली भारत में आते हैं? पुर्तगाली में भारत में सबसे बड़ा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, अल्बुकर्क। ठीक है, ये बड़े नाम हैं। और अल्बुकर्क ने भारत में बहुत शासन किया। और एक बात तो ये भी, अल्बुकर्क ने भारत में काफिला, क्वार्ट्ज, आर्मेडा,
इन सबको भारत में क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, इनके माध्यम से शासन करता है और लंबे समय तक गोवा के क्षेत्र में, केरला के क्षेत्र में शासन करते रहे। आपको यह भी मालूम होगा कि सबसे पहले आने वाले जो यूरोपीय है वो पुर्तगाली है, सबसे आखिरी में भारत से जाने वाले भी यूरोपीय कौन है, पुर्तगाली है। तो इन बातों का तो ध्यान रखना, ये सब बातें फैक्ट्स की हैं। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जो इसके आप कमेंट सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा इन चीजों को। अब आपने देखा होगा कि देखिए डीएल मीरा आया भारत में, अल्बुकर्क भारत में आया, ये लोग आए थे भारत में, ये आ गए थे भारत 1498 में और जाते हैं 1961 में। लेकिन इतने समय रहने के बावजूद भी ये भारत में इतने सफल नहीं हुए जितने कि ब्रिटिश पे। सफल क्यों हुए, कैसे हुए, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। और इन सबको समझने के लिए हमारी जो क्लासेस है उसको आप रेगुलर ज्वाइन करते रहेंगे, तो हम पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुआ और आप इतिहास को एक बारीकी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका लिखा कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, यानी कि पुर्तगाल के साम्राज्य का भारत में असफल होने के कारण क्या थे, क्यों असफल हुए, उनकी कौन सी नीतियां उनको असफल कराई, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद भारत में कौन आते हैं, डच भारत में आते हैं। डच यानी कि नीदरलैंड्स के निवासी, कहां के निवासियों को डच बोला जाता है, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का पहले नाम क्या था, हॉलैंड नाम था, तो वहां के निवासी भारत आए। इसके बाद डेन यानी डेनमार्क के रहने वाले लोग भी भारत में आए। इंग्लिश यानी अंग्रेज भारत में आए और सबसे आखिरी में कौन भारत में आते हैं, फ्रेंच आते। और जितने भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई सबने यहां पे आकर के अपने व्यापारिक कोठियां बनाई, ठीक है, और व्यापारिक कोठियों के माध्यम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। बाद में भारत को कॉलोनी बनाने का यानी कि उपनिवेश बनाने का कार्य किया। कोई भी ऐसा यूरोपीय एम्पायर नहीं था जो भारत के लाभ के लिए काम कर रहा हो, सबका कहीं ना कहीं उद्देश्य था भारत से ज्यादा मुनाफा कमाना, उपनिवेश बनाना सबसे प्रमुख कारण था। तो इस चीज से बात क्लियर रहिएगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया, ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट्स है, ठीक। अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य था लाभ कमाना, वो हर एक दौर में लाभ कमाना है। मैं आपको समझाऊंगा, आप क्लासेस ज्वाइन करिए और हमारी क्लासेस में आइए तो हम आपको समझाएंगे। दूसरी चीज देखो कि कौन कौन से ऐसे युद्ध हुए और कैसे अंग्रेज सफल हुए, अंग्रेजों की नीतियां कौन कौन सी थी, ये हम पढ़ेंगे। अब अंग्रेजों ने फ्रेंच के साथ युद्ध किया, कर्नाटिक बारूद, 3 कर्नाटिक बारूद, ठीक है, फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार। फर्स्ट कर्नाटिक वार जो होता है आपका 1746 से होता है, कब से होता है, 1746 से शुरू होता है और ये वार लगातार चलते रहते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध लगातार होते हैं और इन 3 कर्नाटक युद्ध के बाद में जो 1760 में फाइनल वार होता है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ बांडीवास, बांडीवास का युद्ध होता है। इस युद्ध में ना सीधे तौर पर जो फ्रेंच होते हैं हार जाते हैं, किससे हार जाते हैं, अंग्रेजों से। और इसी दौरान आप देखोगे 1759 में युद्ध है बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा के युद्ध में ना डच अंग्रेजों से हार चुके हैं। नहीं प्लान देता है 1757 बैटल ऑफ प्लासी, यहां पर जो बंगाल के नवाब वो हार चुके हैं, किससे, अंग्रेजों से, रॉबर्ट क्लाइव से। नवाब सिराजुद्दौला किससे हार चुका है, रॉबर्ट क्लाइव से। इस तरह से भारत के हर एक कोने में यह दिखाई दे रहा है कि कौन जीत रहा है, अंग्रेज जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं, क्या कारण है, इन सबके बारे में डिटेल से अध्ययन करें। तो हमारी क्लासेस को रेगुलर होंगी, आप ज्वाइन करिएगा इन सब क्लासेस के लिए, इन सब चीज के डिटेल्स को जानने के लिए। हम तीनों युद्ध के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अंग्रेजों ने कैसे युद्ध डालो और राज्य करो की रीत को अपनाया, अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई, इन सबके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, यानी कि ब्रिटेन का भारत में प्रसार, यानी ब्रिटेन के जो साम्राज्य था भारत में कैसे शामिल हुआ, इस चीज के बारे में हमें समझना। देखिए अब ब्रिटेन ने, यानी कि ब्रिटेन जो था जिसने भारत पर आक्रमण किया, भारत को जीता, यह भारत में उपनिवेश बनाया, उपनिवेश बनाया, ठीक। भारत उपनिवेश कैसे बनाया उसने, पहली बार कहां पे देखो सबसे नंबर पर था बंगाल का, किसका नाम आता है, बंगाल का। अब देखिए बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल में उस समय पे भारत, यह कहा जाता है कि बंगाल इतना उपजाऊ था। और दूसरी चीज, बंगाल के पास समुद्र यानी कि समुद्री रास्ता भी था, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से कच्चा माल खरीद सकते हो, यहां व्यापार कर सकते हो, इजिली यहां से आप जा सकते
सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन कहाँ की है? बंगाल की। इंडस्ट्री कहाँ पे? उस दौर के जो भी व्यापार के केंद्र थे वो कहाँ थे? बंगाल थे। यानी भारत का सबसे रिच एरिया कौन सा था? बंगाल। तो अंग्रेजों ने ये ध्यान दिया कि हमें कैसे भी करके बंगाल में कब्जा करना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल में छोटे नवाबों का उदय हो गया। ठीक है, ठीक है। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां के नेतृत्व में बंगाल एक नया साम्राज्य बना, नया राज्य बना। उसके बाद से वहां पे अंग्रेजों ने विरोध करना, उत्पन्न करना शुरू कर दिया। और हम आपको यही बताएंगे, हर एक नवाब के बारे में अलग से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अब नवाबों ने कौन कौन से काम किए। लेकिन बंगाल के बारे में दो बड़ी बातें। पहली चीज, द बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में जो हमारा कौन सा युद्ध हुआ है? प्लासी का युद्ध हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है। उस युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? बंगाल के नवाबों को पराजित किया, यानी सिराजुद्दौला को पराजित किया। और इसके बाद एक और युद्ध होता है 1764 में। किसका युद्ध होता है? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो 3 सेनाएं रहती है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। ये तीन की जो सेना रहती है, एक साइड रहती है त्रिगुट बोलते हैं जिसको, और एक साइड अंग्रेजों की सेना रहती है जिसको हम बोलते हैं हेक्टर मुनरो की सेना। और हेक्टर मुनरो और ये त्रिगुट आपस में लड़ते हैं और अंत में कौन जीतता है भाइयों? हेक्टर मुनरो जीत जाता है बक्सर के युद्ध। और इस तरह से बक्सर के युद्ध में जीतने के साथ ही बंगाल में 1765 में क्या हो जाता है? द्वैध शासन शुरू हो जाता है। कौन सा शासन शुरू हो जाता है? द्वैध शासन शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही बंगाल में आप ये समझ लो मोटा मोटा कि बंगाल में किसका शासन शुरू हो गया? अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। इसी प्रकार से मैसूर में, मैसूर की स्थापना करता है हैदर अली, उसका बेटा है टीपू सुल्तान, और अंग्रेजों के साथ इसके युद्ध होते हैं। 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं। कितने बार हुए हैं? 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं। इन सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद मराठा एम्पायर के बारे में, मराठा एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे। शिवाजी ने कैसे मराठा एम्पायर की स्थापना की, बाद में उस पर अष्टप्रधान कैसा था, और बाद में उसको पेशवाओं ने कैसे टेक ओवर कर लिया। और पेशवाओं को टेक ओवर करने के बाद किस तरह से अंग्रेजों और मराठों के बीच में संघर्ष शुरू। मराठा बाढ़ हुए, मराठा बाढ़ को कैसे अंग्रेजों ने जीता, और जीतने के बाद ही पूरे मराठा में किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा। इस तरह से सिखों के साथ हुआ, इस तरह से अवध के साथ हुआ, इसी तरह से निजाम के साथ हुआ। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन को आप देखोगे तो इसमें सबसे बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, अवध, हैदराबाद, सब पर किसका कब्जा हुआ? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और इस तरह से भारत के बहुत बड़े विभाग पर अंग्रेजों का कंट्रोल स्थापित हो, नियंत्रण स्थापित हो। और नियंत्रण करने के लिए जो नीतियां अपनाते रहे, उन नीतियों के बारे में भी हम उन सब्जेक्ट के साथ साथ जो हमारी क्लासेस चलेंगी उनमें हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्लासेस में क्या करते रहिए, जुड़े रहिए। आइए बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के बारे में। तो आर्थिक नीतियों में सबसे पहले हम देखेंगे मर्केंटलिज्म का दौर, यानी कि हम वणिजवाद का दौर देखेंगे, फिर इंडस्ट्रियलिज्म का दौर यानी उद्योगवाद का दौर देखेंगे, और इसके बाद हम फिनेंशियल इंपीरियलिज्म का दौर देखेंगे, वित्तीय पूंजीवाद का दौर देखेंगे। देखिए इन तीनों दौर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। देखो पहले वाले दौर में जहां पे वणिजवाद का दौर है, कौन सा दौर है ये? वणिजवाद का दौर है। और इस वाले दौर में, यह वाणिज्यिकवाद का दौर है, अंग्रेजों का मूल फोकस जो था ना वो व्यापार पे ही था। और दूसरे में सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने कच्चे माल पे किया। किस पे किया इन्होंने? कच्चे माल को ज्यादा से ज्यादा कैसे भारत से लेके जाएं, क्योंकि ब्रिटेन में क्या शुरू हो चुका था? औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, और वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें हो चुकी थी, और मशीनों से प्रोडक्ट बनना शुरू हो चुका। तो भारत से कच्चे माल को जितना ज्यादा ले जा सका वो ले गए। और कुछ मामलों में तो भारत में कुछ फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, जैसे सूरत में इतनी बड़ी वस्त्र की इंडस्ट्री बनाई गई, कॉटन इंडस्ट्री दिखती है। क्यों दिखती है इतनी बड़ी इंडस्ट्री? क्योंकि देखो वहां पे ना सबसे इजीली कच्चे माल मिल जाते थे, चीप लेबर्स थे। तो इस सब का उपयोग करते हुए अंग्रेजों ने इस दौर में व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। और तीसरा फेज है वित्तीय पूंजीवाद का दौर। अब इस दौर में भी आप देखोगे फाइनेंस के दौर में अंग्रेजों ने इतना लूटा भारत को, और लूटने के बाद अब उनको पैसे इतने हो गए कि इन्वेस्ट करना है, कहीं ना कहीं निवेश करना है। तो उन्होंने भारत में कुछ मामलों में निवेश भी किए, पर उनके निवेश का उद्देश्य कहीं पर भी भारत का विकास करना नहीं था। उनके इन्वेस्ट करने का जो उद्देश्य था अपना और अधिक से अधिक लाभ कमाना। जैसे उन्होंने रेल बनाया, तो रेल बनाने क्या उद्देश्य था? रेल बनाने का उद्देश्य था कि भारत के उन जगहों तक पहुंच हो जहां से हम कच्चे माल को और तरीके से लूट सकें।
और उसको जल्दी से जल्दी ब्रिटेन तक पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने इस दौर में रेल बनाया, डाक तार बनाया, ब्रिज बनाया, पुल बनाए। इन सबका उद्देश्य क्या था? इन सबका उद्देश्य भारत को लूटना ही था, और बृहद तरीके से और तीव्रता के साथ लूटना था। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के ने भी भारत में बहुत ही ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट किया। देखो कैसे किया। अब देखो यहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम है या महालवाड़ी सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त बोलते हैं? स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त में क्या है? देखो इसमें क्या है कि जो जमींदार है, जमीन जागीरदार है, उसको जमीन का मालिक बना दिया गया। और वो क्या करता था? एक निश्चित अमाउंट ऑफ मनी लोगों से कलेक्ट करता था, किसानों से कलेक्ट करता था, और जा करके किसको देता? अंग्रेजों को देता था। और इसके बाद अगर वो सही समय पर नहीं दे पाया तो एक नियम होता सनसेट लॉ, सूर्यास्त का नियम, उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाती थी। और इन सब बात को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वीडियोस में। ठीक है। इसके अलावा महाल वाली सिस्टम है। महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है गांव। यहां पे पूरे गांव को जिम्मेदारी दी गई। एक गांव क्या करेगा? पूरा टैक्स कलेक्ट करेगा और अंग्रेजों को टैक्स देगा। आपने एक मूवी देखी होगी लगान, तो कुछ ऐसा ही लगान जैसे आपने देखी ना, वो ऐसा महाल मतलब एक गांव के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि आप पूरा टैक्स कलेक्ट करो और उसका किसको दो? ब्रिटेन गवर्नमेंट को दो, ब्रिटिश सरकार को। और रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब क्या था? रैयत का मतलब होता है किसान। यहाँ पे किसान अपनी जमीन का मालिक है। कौन अपनी जमीन का मालिक है? किसान जो है अपनी जमीन का मालिक है। यानी कि इंडिविजुअल किसान के ऊपर जिम्मेदारी है कि टैक्स कलेक्ट करेगा, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद टैक्स किसको देगा? अंग्रेज अधिकारी को देगा। सबसे बड़ी बात क्या है? इन तीनों में टैक्स का सिस्टम इतना ज्यादा, टैक्स इतना ज्यादा हाई है कि आदमी जितना कमा नहीं पाता था, किसान जितना कमा नहीं पाता, जितना गांव नहीं कमा पाता था, उससे ज्यादा हमें किसे देना पड़ रहा है? अंग्रेजों को देना पड़ रहा है। और परिणाम क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए अकाल पड़ गया, पानी नहीं गिरा, बरसात नहीं हुई, वृष्टि हो गई, अतिवृष्टि है, अल्पवृष्टि, सूखा पड़ गया, ऐसी स्थिति में भी आपको लगान देना ही देना है। अंग्रेज उतनी मात्रा में भारतीय लोगों से क्या कर रहे थे? धन वसूल रहे थे। उनका उद्देश्य क्लियर था कि भाई हमें इतना पैसा कमा के यहां से जाना है, तो कमा करके यहां से जाना है। और इसके बाद यह भी देखना कि इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनका प्रभाव कैसे पड़ा। क्या प्रभाव? एक समय पर हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, और हम जो अंग्रेजों में छोड़ के जाते हैं तो कितने गरीब हो जाते हैं। हम आप ये देखो कि 1947 के बाद हम कहां ग्रोथ रेट में थे? हमारी जो ग्रोथ रेट उसको बोलेगा हिंदू ग्रोथ रेट, यानी हम बिलो 3% से ग्रोथ कर रहे थे। और एक टाइम पे हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। तो अंग्रेज जब हमको छोड़ के जा रहे हैं तब हम कहां पे हैं? यानी हमारा हमने कितना लूटा और किस प्रकार से लूटा, ये सब चीज हम आगे वीडियो में जानेंगे। हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वहां पे हर एक मुद्दे को अलग अलग से पढ़ने वाले। और सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या पढ़ा? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देखिए दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस किताब में थ्योरी थी, इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं धन के निष्कर्षण का सिद्धांत, कि अंग्रेजों ने भारत का धन कैसे यहां से निष्कासित किया, यानी यहां से लेकर के कहां चले गए? ब्रिटेन लेकर चले गए। ठीक है। जैसे कहा गया ना, एक बड़े इतिहासकार ने बोला कि आप स्पंज के समान, उन्होंने क्या किया? गंगा में एक स्पंज को डुबाया और जाके टेम्स नदी में, टेम्स में जो लंदन में, उस पर जाकर निचोड़ दिया। यानी गंगा का पूरा पानी कहां निचोड़ दिया गया? जाकर के टेम्स नदी में। ठीक। और इस तरह से भारत को पूरी तरह से लूटा गया, भारत को गरीब देशों की श्रेणी में छोड़ दिया गया। 47 में जब हम आजाद हुए तो हम देखते हैं कि हम कहां पे हैं, हमारी इकोनॉमी कहां पे है, हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल थे। तो इन सब बातों को हम आगे चल करके जो हमारी पूरी वीडियो लेक्चर्स होंगे, पूरी क्लासेस होंगी, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी हम सिलेबस डिस्कस करते रहेंगे। आगे के वीडियो से बने रहिए, हम लगातार मिलेंगे आपसे, डेली हमारी क्लासेस होंगी। तो ज्वाइन करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ध्यान आइए इसको लोगों तक पहुंचाइए।